दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देव सर पर। तो दोस्तों हमारा ये न्यू चैनल है, यहाँ पर आपको ट्रिक्स से हिंदी पढ़ाई जाएगी। हमारा मेन चैनल है देव जी के ट्रिक्स, जहाँ पर आपके 5.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो आप लोग हमारे मेन चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको दोस्तों यहाँ पर बेसिक की क्लासें होंगी, ट्रिक्स की क्लासें होंगी, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य का पूरा काम तमाम करने वाले हैं, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको पूरी तरीके से हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके पूछे हुए लिए गए हैं, और जो भी पॉइंट आपका यहाँ पर बताया जाएगा वो भी एग्जाम में पूछा हुआ यहाँ पर मिलेगा। ये जो आपको देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है बहुत लोगों को याद नहीं होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब काफ़ी लोगों को यही नहीं याद होता है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल क्रम से कैसे याद करें। तो दोस्तों क्रम से याद करने के लिए हमने एक पर ट्रिक बनाया है, जो कि देख सकते हैं ये ट्रिक आपकी है, जो कि यहाँ पर लिखा है आपका उत्तर आधुनिक है। तो इसको कैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है आ से हो जाएगा आदिकाल, है ना, आ से हो जाएगा आदिकाल, पा से हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, यहाँ पर उत्तर से हो जाएगा उत्तर मध्यकाल, और यहाँ पर आधुनिक से हो जाएगा आधुनिक काल हो जाएगा, आधुनिक से आधुनिक काल हो जाएगा। अब इनको बीच में है तो इनके लिए इनको मध्य में कर दिया है। तो याद रखिए, आ से आदिकाल, पा से पूर्व मध्यकाल, उत्तर से उत्तर मध्यकाल और आधुनिक से आधुनिक काल। अब यहाँ पर यह होता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। कभी कभी इनमें भी दिक्कत हो जाती है कि भक्ति काल किसे कहेंगे, रीत काल किसे कहेंगे, गद्य काल किसे कहेंगे। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है, क्या है कि जो आदि मानव लोग थे, है ना, आदि मानव, ये जंगल में रहते थे, फल फ्रूट खाते थे और बेहतर तरीके से मस्त रहते थे, तो ये वीर होते थे, है ना। तो यहाँ पर आदि मानव क्या थे, वीर थे। तो याद रखिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो पूर्व मध्यकाल, तो पूरब में भक्ति, दोस्तों पूरब में भक्ति बहुत लोग करते हैं, ऐसे याद रखिए पूरब में भक्ति वो करते हैं, या भक्ति वाले जो होते हैं, प्रे मतलब प्रार्थना, तो पी से हो जाएगा आपका पूर्व, तो पूर्व में भक्ति। अगला है उत्तर में रीत। दोस्तों उत्तर में क्या है, रीत रिवाज बहुत मानते हैं, यहाँ पर रीतियाँ बहुत चलती हैं। कहाँ पर, उत्तर में, ऐसे याद रखिएगा उत्तर में रीत रिवाज। और आधुनिक में जो आपका है, आधुनिक में दोस्तों यहाँ पर आधुनिक काल के जो गीत हैं, है ना, गीत से हो जाएगा गद्य। तो आधुनिक गीत जो आपके हैं दोस्तों वो कुछ ही क्षणिक होते हैं, डीजे वगैरह में बजते हैं और इसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रहेगा कि आदि मानव, है ना, वीर थे, पूर्व में भक्ति, उत्तर में रीति रिवाज, और आधुनिक के क्या है, गीत हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपकी कन्फर्म हो गई। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये जो काल विभाजन किया गया है तो 4 खंडों में हुआ है। तो पहला पॉइंट पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन जो स्टार्ट होता है संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 50 से हुई है, 1050 से, है ना, वो भी विक्रमी संवत आपका है। और यहाँ पर 75 को उठाकर यहाँ लाइए तो हो जाएगा 1700, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि संवत 1050 से लेके 1375 विक्रमी संवत तक आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आदिकाल है। इसके बाद आते हैं पूर्व मध्यकाल, तो ये जो 375 इसको यहाँ पर लाइए, और इसके बाद ये चलेगा आपके 1700 विक्रमी संवत तक। इसके बाद उत्तर मध्यकाल यहाँ पर दोस्तों 1700 यहाँ पर लाइए, इसके बाद यहाँ पर 1900 तक चलेगा। और इसके बाद जो आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल क्या हो जाएगा, 1900 यहाँ पर ले आइए, और इसके बाद अब तक। तो कितना आसान है, बस बिल्कुल यहाँ पर देखना है कि 50 से 75, 75 से 0, है ना, 0 से यहाँ पर 0, ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ 75 इतना याद रखिए, 1050 से स्टार्ट होता है, 1375 आएगा, फिर 13 से 1700, 1700 से 1900, और 1900 से अब तक हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ आपको याद हो गई होगी, और हमने आपको बता दिया है ट्रिक से, ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, और वही बहुत कुछ आपके एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी यहाँ पर पूछा जाता है उसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो बड़े आसानी से आपको याद भी होगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो आपके जोशुआ केटलर ने लिखा था, जोशुआ या जोशुआ केटलर। अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था या लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था वो गरसादा तासी ने किया था। किसने किया था, गरसादा तासी ने किया था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में, उन्होंने फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रेंच के थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लित्रियो इत्यु हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ की रचना भी किया। ठीक है ना, अब इतना कठिन नाम है तो अगर ना निकल पाए तो परेशान मत होना, आप लोग रख लीजिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। मतलब शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम क्या है, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका बहुत ही बार पूछा गया है। अब अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है कि जॉर्ज गियर्सन ने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अर्थात जो आपकी ये ग्रंथ है वो किसका है, जॉर्ज गियर्सन है। तो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं उसका काल विभाजन किया है। अर्थात जो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपका हिंदी साहित्य है इसका नामकरण उसका काल विभाजन भी कई प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल का नाम करने वाले विद्वान। तो अगर पूछे कि आदिकाल को दोस्तों देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है, तो आदिकाल कहा है। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, तो आपकी वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है, तो आपके वीर काल का है। क्या कहा है, वीर काल का है। राहुल सक्रात्यान ने कहा है सिद्ध सामंत काल। अगला आपसे पूछा गया है कि गणपति चंद्रगुप्त ने इसे क्या कहा है, तो शून्य काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का नाम दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बिजवप्पन काल कहा है। और जितने भी हाईलाइट है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इस काल को क्या नाम दिया है, संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। मोहन अवस्थी सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है। मतलब आदिकाल का जो नामकरण है वो करने वाले विद्वानों में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से इसमें से नाम दिया है, जिसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, राहुल सक्रात्यान ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजवप्पन काल। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट। आदिकाल अभी बताया था इसे वीरगाथा काल कहते हैं। आदिम लोग बहुत वीर थे, हमने इस बार आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि याद रहे, आदिम बहुत वीर थे, तो आदिकाल को बोलते हैं वीरगाथा काल। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट और भी पूछे जाते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर गणपति गुप्त ने शालीचंद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अगला आपसे दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछेगा कि इनके अनुसार किसे मानते हैं, मतलब विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो डॉक्टर बच्चन होंगे। ये हर एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला आपसे दिया गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं पर डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 2-3 बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वेरी आपका एमपी है, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और भी अभी यहाँ पर दोस्तों हैं, देख सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल में जो आपकी दलपति विजय है ना, यहाँ पर इनकी कवि हैं दलपति विजय। इनकी रचना में कौन है, खुमार रासो। इनकी रचना का नाम है खुमार रासो। अगला है चंद्रबरदाई जो कि दोस्तों देख सकते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वी राज रासो, जो कि एक ब्रज भाषा में एक महाकाव्य भी है। नरपति नाल है बीसल देव रासो। जगनी की क्या है, परमाल रासो। और दोस्तों याद रखिएगा परमाल रासो को ही आहला खंड के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली रचनाएं किया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सरहपा ने दोहा कोश की रचना किया है। स्वयंभू ने पौमचरी की रचना किया है। और केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार जो आपके हैं, इन्होंने जयचंद प्रकाश लिखा है। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो आपके संदेश रासक है। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। देवसेन की रचना क्या है, श्रवकाचार। देवसेन की है श्रवकाचार। और कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है, ये आपकी विद्यापति की है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं, विद्यापति को जानते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। याद रखिएगा कि विद्यापति की जो एक रचना है कीर्ति पताका, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ पर इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की क्या किया है, रचना किया है। अगला आपसे दिया गया है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। किसे, स्वयंभू को
अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। और अगला आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने मुकरियां लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। किसने? अमीर खुसरो ने किया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। यहाँ पर सिद्धों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो सिद्धों की संख्या 84 होती है। रासो ग्रंथ किस भाषा में? तो आपकी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो आपकी ब्रज भाषा में लिखे गए। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे? तो ऐसे एक ट्रिक बताया था कि पूर्व के लोग क्या होते हैं? भक्ति बहु करते हैं। तो बस ऐसे आपको याद रखना है कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। जो भक्ति काल है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, निर्गुण काव्य धारा, दूसरा होता है सगुण काव्य धारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें से संत काव्य आते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी जो काव्य है ये आपके आते हैं। सगुण काव्य धारा की अगर बात करें तो इसमें रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा में यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी रचना है, बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे बनता है कि भक्ति के आद्य आचार्य किसे माना जाता है? तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज को माना जाता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछे कि ब्रज और अवधी में दोनों में रचना करने वाले कवि कौन से हैं? तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्हें जातीय कवि कहा जाता है। याद रखिएगा कि तुलसीदास को जातीय कवि भी कहा जाता है। यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें से संत काव्य है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि कबीरदास ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि थे। दूसरा पॉइंट है कि कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की बानियों का जो संग्रह है उसे बीजक कहा जाता है या बीजक कहलाता है, जिसे संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। अर्थात जो बीजक है इसको संकलन किया है किसने? तो उनके शिष्य का नाम था धर्मदास, उन्होंने किया है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ना। तो याद रखिए कबीर की जो बानियां है ना वो किसमें है? तो आपके बीजक में है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रचनाएं हैं। जैसे कबीरदास की जो रचना है, कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक है। और बीजक के अंतर्गत ही यहाँ पर साखी, शबद, रमैनी ये आपकी इसमें आती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगला है यहाँ पर रैदास जी को, जिन्हें हम लोग रविदास भी कहते हैं, और इनकी रचना क्या है? बानी। क्या है? बानी है। यहाँ पर अगला है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सुंदरदास, और सुंदरदास की अगर बात करें तो यहाँ पर सुंदर विलास जो कि ब्रजभाषा में है, ज्ञान समुद्र जो कि आपकी ब्रजभाषा में है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी आपके इनमें से हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कि दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास है ना, नानक देव, ये इनमें इसी के अंतर्गत आपके आते हैं, अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा में ही आते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। याद रखिएगा कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वो आपके श्याम सुंदर दास ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है, क्योंकि इनकी इतनी भाषा थी है ना, इसलिए इन्हें वाणी का डिटेक्टर जो कहा है वो किसने? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। और एक पॉइंट और यहाँ से बनता है दोस्तों, आपको बता दें रैदास से। जो रैदास है दोस्तों, रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है। वहीं पर दोस्तों जो आपके सुंदरदास थे, तो सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। याद रखिएगा कि जो सुंदरदास थे ये निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि यहाँ पर थे। दोस्तों याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य बहुत ही बेहतर तरीके से। पहला पॉइंट आपसे पूछा है कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। क्या? मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों इस शाखा को प्रेम मार्गी शाखा माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भक्ति काल की जो सूफी काव्य से ही क्या है, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया। किसमें? भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष का रूप चिन्हित किया गया है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन होता है कि जो सूफी संत थे इनकी शैली का नाम क्या था, तो सूफी संत की जो शैली का नाम था क्या? मसनवी शैली। क्या? मसनवी शैली। इन पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखा गया है क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कवि है और दूसरी तरफ क्या है, रचनाएं दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी की काफ़ी रचनाएं जो है बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी में जो पद्मावत है ना, एक प्रकार से ये अवधी भाषा में प्रबंध काव्य है। जो पद्मावत है ये अवधी भाषा का एक क्या है, ये प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है और ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला यहाँ पर दोस्तों दिया गया है क्या, यहाँ पर मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद की रचना है चंद्रायन। कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में। यहाँ पर है कुतुबन, और कुतुबन की अगर बात करें तो दोस्तों ये मृगावती है और ये भी कैसी है, आपकी अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में है। ईश्वर दास की एक रचना है जो कि दोस्तों यहाँ पर सत्यवती का था, जो कि आपकी किस में है, आपकी अवधी भाषा में है। एक रचना आपके ने और पढ़ा होगा, मंझन का नाम सुना होगा, मंझन है ना, क्या सुना होगा आपने, मंझन यहाँ पर दिया भी गया है। तो दोस्तों ये कवि है मंझन और इनकी रचना है मधुमालती, जो कि आपकी कैसी है, आपके अवधी भाषा में है। यहाँ पर है नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, जो कि अवधी भाषा में है। कौन सी, अवधी भाषा में। एक आपने कह सकते हैं अपने नाम सुना होगा कवि का, उस्मान। क्या नाम सुना है, उस्मान। दोस्तों उस्मान की जो एक रचना है बहुत पूछी जाती है, चित्रावली। क्या, तो चित्रावली, और जो चित्रावली है वो आपकी कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे चित्रावली आपके अवधी भाषा में है। ठीक है ना, तो कुछ ये महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर आपने देखा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट भी आपको अगर पूछे यहाँ से क्या होता है, इस वाले कह सकते हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासूक्ति कहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पद्मावत को समासूक्ति किसने कहा है, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासूक्ति कहा है। वहीं पर एक पॉइंट और बनता है क्या, कि जायसी को हेतु प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा या हेतु उत्प्रेक्षा का बादशाह जो कहा जाता है वो जैसी को कहा जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर इसी से पॉइंट से संबंधित है। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की अगर बात करते हैं तो सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हो जाती हैं दोस्तों। मतलब इस शाखा के अंतर्गत देखा जाए तो ईश्वर के मूर्ति रूप को उपासना की बात की गई है, अर्थात जो ईश्वर है उसकी मूर्ति पूजा की या मूर्ति रूप की उपासना के बारे में बात की गई है। किसमें, आपके सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा दो शाखाओं में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रामाश्रयी शाखा और दूसरा है यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है रामाश्रयी, रामाश्रयी मतलब होता है कि इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। वहीं पर दोस्तों देखा कृष्ण वाले में तो कृष्ण भगवान के बारे में बात हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तुलसीदास थे। क्वेश्चन पूछे कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो आप कहेंगे तुलसीदास थे। याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा गया है कि रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना कि तुलसीदास का स्थान सर्वमान्य होता है, बहुत को रचना इनसे पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तुलसीदास की रचना में सबसे पहली रचना आती है रामचरितमानस, जो कि पूछा जाता है कौन सी भाषा में, तो आप कहेंगे अवधी भाषा में। ठीक है, विनय पत्रिका पूछे तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में, कवितावली पूछे तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में। यहाँ पर गीतावली पूछे तो गीतावली किसमें, मुक्त काव्य में। किसमें, मुक्तक काव्य में। दोहावली अगर पूछता है जो कि पूछा जाता है वो आपकी ब्रज भाषा में। जितना हमने हाईलाइट किया है सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कृष्ण गीतावली भी होती है, क्या, कृष्ण गीतावली जो कि ब्रज भाषा में। रामलला नैछू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, संदीपनी, है ना, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा, अग्नि परीक्षा, ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले यहाँ पर देखिए वाल्मीकि, और वाल्मीकि ने दोस्तों याद रखिएगा वाल्मीकि ने रामायण रचित किया है और ये दोस्तों कौन सी भाषा में है, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में। क्या है, तो आपके संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जैसे रामानंद, नाम सुने कि नहीं सुने हैं, वो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। रामानंद यहाँ पर लिख लीजिएगा, रामानंद। तो जो रामानंद है इनकी एक रचना है राम आरती। क्या है, राम आरती है। तो दोस्तों ये भी याद रखिए कि रामानंद की रचना है राम आरती। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभादास, और नाभादास की रचना है क्या है, अष्टायाम। और अष्टायाम जो आपकी है वो कौन सी भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में है। दोस्तों यहाँ पर भक्तमाल, और भक्तमाल क्या है, ये भी आपकी किस में है, तो आपकी ब्रज भाषा में ही भक्तमाल भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर दोस्तों दिया है केशवदास, और केशवदास जो कि रामचंद्रिका एक प्रकार से क्या है, प्रबंध काव्य दोस्तों। क्या है, प्रबंध काव्य है। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है अग्रदास। अग्रदास की जो कविता है वो है क्या है, ध्यान मंजरी। क्या है, ध्यान मंजरी। दोस्तों याद रखिए पूछी गई ध्यान मंजरी। अग्रदास की और भी रचनाएं हैं जैसे कुंडलियां। क्या है, कुंडलियां। और इसके बाद राम भजन मंजरी, ये इनकी रचना है। ईश्वरदास की रचना में भारत मिलाप, क्या, भारत मिलाप बहुत पूछी गई है। वहां पर सत्यवती कथा दोस्तों। अगला आपसे दिया गया है सेनापति। तो सेनापति की दोस्तों कवित्र रत्नाकर जो कि आपकी ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में यहाँ पर रचा गया है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस सगुण काव्य धारा से संबंधित कुछ पॉइंट बनते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए सबसे पहले कि यहाँ पर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। याद रखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। दूसरा पॉइंट आपसे बनता है कि केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। याद रखिए, केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों अगला आपसे दिया गया है कि राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि रामायण है ना, क्या है, वाल्मीकि रामायण है। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। याद रखिए कि अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो आप कहेंगे 7 कांड हैं। और याद रखिएगा कि रामचरितमानस को तैयार होने में, मतलब इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था दोस्तों। याद रखिए इन 7 कांडों में, जिसमें से सबसे पहले बालकांड आता है जो कि सबसे बड़ा कांड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ठीक है ना। तो जिसमें से अयोध्या कांड को क्या कहते हैं, हृदय कांड कहा जाता है। और किष्किंधा कांड की रचना जो हुई थी वो दोस्तों कहाँ हुई थी, तो आपकी काशी में है। कहाँ पर, काशी में हुई थी। तो यहाँ से संबंधित ये पॉइंट आपके बनते हैं। अब आते हैं कृष्णाश्रयी शाखा से। पूरा ज्ञान मिलेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, जितने लोग हैं वो नोट्स बनाइए अपनी। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा। दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा का मतलब ये हुआ कि इस शाखा के जो कवि थे वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे और उन्हें अपना आराध्य मानकर ही रचनाएं करते थे। दोस्तों इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है, आपके वल्लभाचार्य जी हैं। कौन, वल्लभाचार्य। दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी थे, ठीक है। याद रखिएगा मुख्य प्रवर्तक अगर लगा देते तो वल्लभाचार्य लगाना है, और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि अगर पूछे तो आपको सूरदास जी लगाना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखा गया है कि कुछ रचना इनकी भी है। यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचना है। जैसे आपके आते हैं सबसे पहले सूरदास। दोस्तों सूरदास की रचना में सूर सागर रचना बहुत पूछी गई है, और ये कौन सी भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में। अपनी नोट्स जब बनाइए तो जो चीज़ें हम बताते जाते हैं इनको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि अगर 100% आपको लेना है नंबर, तो जो हम पॉइंट बताते जा रहे हैं तो उसको जरूर नोट करिएगा। जो लिखा है उसको तो नोट करना है, जो एक्स्ट्रा शब्द हम बताते हैं उसको भी नोट करिएगा, तभी 100% आपको पूरा ज्ञान होगा। बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं। छोटे एग्जाम का देखा जाए तो एक नॉर्मल से होगा, लेकिन जो जितनी चीजें हम बताते जाते हैं वो बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए सूरदास की रचना में सूर सागर जो कि ब्रजभाषा में है, साहित्य लहरी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सूर सारावली। एक और होता है भ्रमर गीत, है ना। भ्रमर गीत किसकी है, तो भ्रमर गीत भी इन्हीं की रचना है। मीराबाई की अगर बात करते हैं तो मीराबाई की रचना है गीत गोविंद। क्या है, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका पूरा नाम है गीत गोविंद टीका। नरसिंह जी का मायरा, मीरा बाई की मलार, राग सोरठा, राग गोविंद, है ना। नरसिंह मेहता की हुंडे, ये मीराबाई की हैं। रसखान की अगर बात करें तो रसखान की प्रेम वाटिका बहुत पूछी गई है। वैसे रसखान की प्रेम वाटिका के साथ साथ सुजान रसखान और दान लीला। यहाँ पर दोस्तों नरोत्तम दास, और नरोत्तम दास की है आपका क्या, सुदामा चरित। और ये कौन सी भाषा में है, तो आप बताइएगा ब्रज भाषा में है। क्या है, ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा ब्रज भाषा में है, ठीक है। यहाँ पर अगला है वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो तत्वदीप निबंध। क्या है, तत्वदीप निबंध हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया नंददास। नंददास की अगर बात करें तो दोस्तों रसमंजरी पूछी गई आपकी है। रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवर गीत। देखो यहाँ पर भंवर गीत है, वहां पर हमने आपको बताया था किसमें, सूरदास में भ्रमर गीत, इसमें भंवर गीत है। दोनों में अंतर आपका है, याद रखिएगा। भंवर गीत पूछे नंददास और भ्रमर गीत पूछे तो आपको सूरदास बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर सुदामा चरित। क्या है, सुदामा चरित, ठीक है ना, ये इन्हीं की है। और रास पंचाध्यायी किसकी है, तो आपके नंददास। अब यहाँ पर विशेष पॉइंट, जैसे कि आपने सगुण काव्य धारा में कुछ पॉइंट पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा में जो आपने राम पढ़ा था, अब यहाँ पर कृष्णाश्रयी शाखा में कुछ पॉइंट आपको मिलते हैं कि साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। याद रखिएगा कि साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अगला पॉइंट कि सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल रस का सम्राट कहते हैं। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा। एक पॉइंट और होता है, सूर सागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। किसे, सूर सागर को। सूर सागर जो है सूरदास की है, सूर सागर है किसकी, सूरदास की है। तो जो सूर सागर है, तो सूर सागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला है कि मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहा जाता है। क्लियर है। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का भी सम्राट कहते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर मीराबाई के बारे में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। क्या, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इनके विषय में प्रसिद्धि है एक कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये इनके बारे में एक पंक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये इनकी एक पंक्ति है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है आपका अष्टछापकी कवि, जो कोई हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर 1565 में अष्टछाप की रचना किया था। और इन अष्टछाप रचनाओं में दोस्तों देखिए वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कृष्णदास, कुम्भनदास और रामानंद दास। और जो उनके शिष्य थे विठलनाथ के शिष्य, तो विठलनाथ के शिष्य के शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्बोध दास।
तो ये इनके आपके थे दोस्तों, याद रहेगा। अब अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जीके में बनेंगे और हिंदी में बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया संप्रदाय और दर्शन, दूसरी तरफ है संस्थापक और प्रवर्तक। अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो है आपके शंकराचार्य। क्या है? शंकराचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। यहाँ पर विशिष्ट है कौन? राम है। तो विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद की कौन है? यहाँ पर विशिष्ट द्वैतावाद यहाँ पर करेंगे तो आपके रामानुजाचार्य। यहाँ पर द्वैतवाद, अगर द्वैतवाद पूछता है तो आप कहेंगे माधवाचार्य। क्या बोलेंगे? माधवाचार्य। द्वैतवाद की अगर बात करें तो निम्बकाचार्य। दोस्तों द्वैतवाद मतलब देते जाओ, क्या? नींबू का अचार, देते जाओ खाते जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर द्वैतवाद निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद, जो शुद्ध होगा वो बलि होगा, तो अर्थात शुद्ध खाने वाले के बल आता है, याद रखिएगा। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो आपके जैमिनी है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के कौन है? आपके कपिल हैं। न्याय दर्शन की कौन है? आपकी न्याय दर्शन की कौन है? तो यहाँ पर याद रखिए गौतम हो जाएंगे। न्याय दर्शन की कौन है? तो आपके गौतम हो जाएंगे। यहाँ पर योग दर्शन की कौन है? आपके पतंजलि हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है श्री संप्रदाय, और श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है? रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। दोस्तों यहाँ पर होता है दादू पंथ। क्या? दादू पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे दादू दयाल। क्या कहेंगे? दादू दयाल कहेंगे, ठीक है ना। और भी उदासी संप्रदाय के हैं श्रीचंद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बन जाता है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर के जो लोग होते हैं रीति रिवाज बहुत मानते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है दूसरा पॉइंट कि समय सीमा क्या है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीतकाल है इसका समय है संवत 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत है। यहाँ पर दोस्तों रीतकाल की अगर बात करें विभाजन में, तो रीतकाल को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो एक होता है रीतिबद्ध, दूसरा होता है रीति सिद्ध, और तीसरा होता है रीति मुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रीतिबद्ध में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि रीतिबद्ध से संबंधित कवि कौन से हैं। तो केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव जिन्हें देवदत्त भी कहते हैं, भिखारीदास, पद्माकर, ये रीतिबद्ध के आपके कवि हैं। और दूसरे पॉइंट यहाँ पर आता है रीति सिद्ध के कवि। तो रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, कविवृंद, राम सहाय ये आपके रीति सिद्ध में आते हैं। रीति मुक्त में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये किस में आते हैं? तो आपके रीति मुक्त में आते हैं। अब दोस्तों रीतकाल से संबंधित कुछ पॉइंट आपके बनते हैं दोस्तों, जिनको आपको पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रीतकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। याद रखिएगा कि रीतकाल के अधिकांश कवि जो थे वो आपके दरबारी थे, अर्थात ये कह सकते हैं कि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो आपकी ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन ये पूछेगा कि रीतकालीन कवियों की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे रीतकालीन कवियों की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, है ना। और आपसे पूछेगा इनका सर्वाधिक प्रिय छंद कौन था, तो रीतकाल के कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद था वो सवैया था। क्या था? सवैया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि रीतकाल का जो नामकरण किया है कई विद्वानों ने अलग अलग किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इधर विद्वान है, इधर क्या है? नामकरण है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को क्या कहा है? तो रीतकाल काल कहा है। वहीं पर मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। याद रखिए मिश्र बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल यहाँ पर कहा है। और वहीं पर रमाशंकर शुक्ल जिन्हें रसाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने रीतकाल को क्या कहा है? तो कला काल कहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब रीतकाल को नाम को लेकर देखा जाए तो विद्वान एक मत नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन बनते भी हैं। दोस्तों एक तरफ दिया गया है कवि और रचनाएं, और जितनी भी रचनाएं आपके सामने दी गई हैं कहीं ना कहीं आपकी एग्जामों में पूछी गई आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कवि बिहारी की जो एक रचना है बिहारी सतसई, अगर पूछे कि कौन सी भाषा में है तो आप कहेंगे ब्रज भाषा में है। और बिहारी की इसी रचना से देखा जाए तो ये प्रसिद्ध भी आपके हुए थे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कवि बिहारी जो आपके हैं इनकी रचना है बिहारी सतसई। अगला है चिंतामणि। तो चिंतामणि की जो रचना है वो आपकी क्या है? तो यहाँ पर है श्रृंगार मंजरी। क्या है? श्रृंगार मंजरी। एक अभी आपके और भी हो है कवि कल्पतरु, है ना। कवि कुल कल्पतरु ये इन्हीं की रचना है। एक रस विलास भी आपकी चिंतामणि की ही रचना है। अगला आपसे दिया गया है मतीराम की जो रचना है वो क्या है? ललित ललाम। क्या है? ललित ललाम। एक होता आपका है रसराज। क्या? रसराज, ये भी नोट कर लीजिएगा कि मतीराम की एक रचना और है रसराज पूछा गया है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है भिखारीदास की रचनाओं में काव्य निर्णय, ये कई बार पूछे गए काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारीदास की है। अमरकोश किसकी रचना है? तो आपके भिखारीदास की ही रचना है। वैसे यहाँ पर देखा जाए इसे पिंगल, है ना, पिंगल, तो पिंगल भी इन्हीं की रचना है। पिंगल भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है कवि भूषण। अच्छा, इसके पहले हैं जसवंत सिंह, इनके भाषा भूषण और आनंद विलास हैं। यहाँ पर जिसको हाईलाइट किया ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके भूषण, है ना। तो कवि भूषण की अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिवा भूषण, क्या है? शिवा भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक,
जिनमें से सबसे ज़्यादा पूछी गई है शिवा भूषण की, ठीक है, शिवराज भूषण हो गए, यहाँ पर शिवराज भूषण कर लीजिएगा, शिवा भूषण लिखा है लेकिन पूरा नाम है शिवराज भूषण। वहीं पर आपका जो छत्रसाल दर्शक ये पूछी गई है। जसवंत सिंह की ये वाले पूछी गई थी, भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की कई बार पूछी गई है। अगला आपसे दिया गया है पद्माकर। पद्माकर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखो जगत विनोद और गंगा लहरी, प्रबोध पचासा ये रचनाएं हैं जिनमें से गंगा लहरी बहुत बार पूछी गई है, किसकी, पद्माकर की है। प्रबोध पचासा किसकी है, तो आपकी पद्माकर की है। यहाँ पर है केशवदास। केशवदास की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। जो विज्ञान गीता है इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा था, तो याद रखिएगा विज्ञान गीता रहा है। वैसे आपको मालूम है केशवदास की कई रचनाएं जैसे रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और जहांगीर जस चंद्रिका, है ना, और कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण ये भी आपकी केशवदास की है। तो जो रचनाएं हम आपको बताते हैं सभी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कवि जो आपके बोधा थे, कवि बोधा, तो इनकी है आपकी इश्कनामा। क्या है, इश्कनामा। एक और रचना है विरह वागीश, इश्कनामा और विरह वागीश। अगला है घनानंद। घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद की है क्या, तो यहाँ पर है इश्क लता। देखो यहाँ पर इश्क नाम है लेकिन यहाँ पर इश्क लात दिया गया है, इश्क लात। और यहाँ पर देखा जाए तो इश्क लता होती है ना, इश्क लता कर लीजिएगा, यहाँ पर लात लिखा है, इश्क लता कर लीजिएगा, ठीक है, लता, इश्क लता। और क्या है यहाँ पर पदावली, क्या है, पदावली। और इसके बाद दिया गया है कवि देव। तो कवि देव की जो रचना है वो आपकी कौन है, भाव विलास, पूछी गई है कई बार। वहीं पर दोस्तों तो रस विलास भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर भाव विलास हो गई, रस विलास हो गई। एक है प्रेम तरंग, क्या है, प्रेम तरंग। तो प्रेम तरंग किसकी रचना है, तो आपकी कवि देव की ही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला आपसे देखो कुछ पॉइंट और पढ़ना है कि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा जो कवि देव हैं इनको उपमा का बादशाह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है भूषण का वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था, तो घनश्याम था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। घनानंद को विरोधाभासा का बादशाह भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जो रीतकाल है ना, रीतकाल के जो प्रमुख कवि रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के दरबार में रहकर उनकी कविताएं लिखते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से कवि का संबंध कहाँ से था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कवि बिहारी थे वो जयपुर और आमेर के राजा के दरबार में रहते थे और वहाँ पर कविताएं करते थे। चिंतामणि नागपुर के राजा के दरबार में, केशवदास जो थे वो आपके ओरछा के राजा के दरबार में रहते थे। कवि जो भूषण है ये आपके पन्ना, है ना, ये आपके पन्ना के राजा के। भिखारी दास प्रतापगढ़ और अवध के राजा में के दरबार में रहते थे और लिखते थे कविताएं। जो बोधा थे वो आपके पन्ना में। यहाँ पर कुलपति मिश्र जयपुर के राजा के दरबार में, कविदेव आपके पिहानी के दरबार में, मतीराम बूंदी और रघुनाथ आपके काशी। जिसमें से आपको किसको याद रखना है, मतीराम को याद रखना है, रघुनाथ को याद रखना है। वहीं पर जो आपके दिया गया है कौन सा, तो आपके कवि जो आपके केशवदास हैं। यहाँ पर जो दिया गया है बिहारी। काल का विभाजन कई भागों में किया गया जैसे भारतीय, द्विवेदी, छायायुग, प्रगतिवाद, नई कविता और समकालीन कविता। इनमें से मुख्य रूप से दोस्तों देखा जाए तो आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग ये मुख्य रूप से होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक युग को पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला युग आपका आया है भारतीय युग, जिसे हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण काल। बहुत ही IMP आप कह सकते हैं कि भारतीय युग है। बहुत ही आपके पॉइंट यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो यही हो गया कि भारतीय युग का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, तो आप कहेंगे 1857 से लेकर 19 ईस्वी का जो समय है वो आपका भारतीय युग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। जैसे पहला पॉइंट दिया है कि भारतीय युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। याद रखिए भारतीय युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला है कि जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र नामक जो नाटक हैं इनमें भारतीय जी ने स्वयं अभिनय किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि भारतीय हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय जी की जो खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं, है ना, खड़ी बोली में जितनी भी रचनाएं हैं इनका जो संग्रह है उन्हें फूलों का गुच्छा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि इन्हें हिंदी का रंगमंच का जनक भी कहते हैं। इसे भारतीय हरिश्चंद्र को, भारतीय जी को जो हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय जी को हिंदी गद्य का जनक अर्थात पितामह भी कहा जाता है। अगला दिया गया है भारतीय जी ने क्या किया कि कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी इनके माध्यम से, वहीं पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, इन्होंने आनंद कादम्बनी के माध्यम से, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण के माध्यम से और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र पत्रिकाएं थी इनके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया, विरोध किया। ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि इसी युग में 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई वो कब हुई, तो आप कहेंगे 1893 में
हुई थी। अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि इस जो भारतीय युग है इसके प्रमुख कवि पूछे तो आप कहेंगे भारतीय हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये आपके प्रमुख आपके कवि हैं। और इनमें से आपसे पूछता है रचनाएं, जो कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा तो ये पूछेगी कौन किसकी रचना है। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आपके एग्जामों में पूछी गई हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। वैसे रचनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है भारतीय हरिश्चंद्र, इनकी एक रचना है विद्या सुंदर, जो कि बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है। इनकी रचनाओं में जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, है ना, ये क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी हैं भारतीय हरिश्चंद्र की। वहीं पर देखा जाए प्रताप नारायण मिश्र की एक रचना है श्रृंगार विलास, हम हठी अमीर और मन की लहर, और एक और भी है प्रेम पुष्पावली। तो याद रखिएगा प्रेम शब्द वैसे आपको अधिकतर आपको भारतीय हरिश्चंद्र की कविताओं में मिलता है, लेकिन याद रखिएगा प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली जो आपका है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला दोस्तों यह गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है क्या, वर्षा बिंदु, क्या है वर्षा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य भी किसकी रचना है, इन्हीं की है। राधा चरण गोस्वामी की एक रचना है, यहाँ पर याद रखिए शिशिर, क्या है शिशिर सुषमा, क्या है शिशिर सुषमा। एक और रचना पढ़ लीजिए विधवा विलाप, क्या विधवा विलाप किसकी है, तो आपकी राधा चरण गोस्वामी की है। वहीं पर अगला है राधा कृष्णदास की रचना है क्या, भारत 12 मासा। दोस्तों याद रखिएगा भारत 12 मासा। दूसरा है कंसवत, जो कि इनका क्या है ये अधूरा ही आपका है, कंसवत जो इनकी रचना है ये अधूरी है, याद रखिए। और यहाँ पर आनंद मंजरी, क्या है आनंद मंजरी अगर पूछे तो आपको राधा कृष्णदास बताना है। अगला है ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनकी रचना का नाम है क्या, देवयानी, क्या नाम है देवयानी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए अगला पॉइंट दोस्तों, जो कि देख सकते हैं भारतीय युग की प्रमुख पत्रिकाओं में, जैसे कि ब्राह्मण है ना किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है। पीयूष प्रवाह किसकी है, तो आपकी अंबिका दास व्यास की है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत बंधु किसकी है, तो आपकी बाबू तोताराम की ये समाचार पत्र है। यहीं पर देखा जाए तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, है ना, जो भगवत तो श्रेणी, ये भारतीय हरिश्चंद्र की क्या है मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं। अगला हिंदी प्रदीप किसकी है, तो आपके बालकृष्ण भट्ट की है। आनंद कादम्बिनी की अगर पूछा जाए, आनंद कादम्बिनी, है ना, नागरी नीरद, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। मतलब देखा जाए तो ये पत्रिकाएं हैं या पत्र हैं। अगला अगर पूछे भारतीय की, तो दोस्तों भारतीय किसकी, तो राधा चरण गोस्वामी। सदा दर्श, ये लाला श्रीनिवास दास का पत्र है। अगर पूछे उपन्यास नामक जो पत्र है ये किशोरी लाल दास का है। और हिंदी दीप्ति किसका है, तो आपके कार्तिक प्रसाद खत्री। तो दोस्तों ये क्या रहे प्रमुख पत्रिकाएं जो आपकी थी, उनके संपादक यहाँ पर आपके हो गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले भी सकते हैं। अगला आपसे दिया गया है भारतीय हरिश्चंद्र की रचनाएं, जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, वैदिकी हिंसन नाभवती, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधे नगरी, जो कि इनका ये नाटक संग्रह के हैं। ये कुछ ज़्यादा रचनाएं हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है थोड़ा सा और हाई लेवल में, तो भी आपको रचनाएं यहीं से आप मिल जाएंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर की रचनाओं में जैसे आपका कजली कादम्बनी, है ना, वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविता करते थे, किसके, तो अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे कौन, प्रेमघन। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, ठीक है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिसका समय है 1900 से लेके 1918 तक। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महावीर द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर पड़ा, तो आपके महावीर। दोस्तों हमने बताया था महाशब्द मिलता है, याद रखिए महावीर, महाशब्द आएगा एक द्विवेदी युग, कहीं ना कहीं एक महायुग हो गया, है ना, मतलब समझ रहे हैं ना। क्योंकि एक और आपको मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप लोग गलती मत करिएगा, हजारी मत लगाइएगा। महाशब्द इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कोई भी युग है तो कहीं ना कहीं महान युग होगा, तो ऐसे महाशब्द आपको याद रहेगा, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। अगला पॉइंट है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास है वो द्विवेदी युग से ही शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और होता है कि द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। अर्थात जो द्विवेदी जी थे इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने पर श्रेय दिया गया। अगला यहाँ पर दिया गया है क्या, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अदय सिंह उपाध्याय, और मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और बाबू गुलाब राय, जो कि बहुत ही आईएमपी आपके जितने भी आपके दिए गए हैं ये कवि, इनकी रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, जो कि रचनाओं को हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में काफ़ी रचनाएं हैं, लेकिन काव्य मंजूषा ये रचना पूछी गई है। काव्य मंजूषा किसकी है, तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला आपसे दिया गया है
कि आपसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य ये आपका है। याद रखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आपका प्रिय प्रवास, याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे वैदेही वनवास, वैदेही वनवास इनका प्रबंध काव्य है। परिजात भी क्या है, तो इनका प्रबंध काव्य, परिजात भी प्रबंध काव्य है। ठीक है, चौखे चौपदे, चौखे चौपदे ये 1932 में प्रकाशित हुआ था, जो कि काफी जो पूछे गए हैं वही हमने यहाँ पर रचना लिया है। अगला है मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इनकी रचनाओं में रंग में भंग, जो कि इनका प्रथम काव्य रचना है, याद रखिएगा कि जो रंग में भंग है इनका प्रथम काव्य रचना है, 1909 में ये प्रकाशित हुआ था। दूसरा है जयद्रथ वध, जो कि एक खंड काव्य है, ये 1910 में प्रकाशित हुआ। भारत भारती, भारत भारती ये 1912 में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों साकेत, जो कि एक महाकाव्य है, साकेत जो कि एक महाकाव्य है, 1931 में हुआ था। यशोधरा, यशोधरा आपके 1932 में प्रकाशित किया गया, और जय भारत 1952 में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली शरणगुप्त की सभी रचनाएं पूछी गई हैं, और लगभग सभी रचनाओं में इनको पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिए बहुत ही आईएमपी आपके ये राइटर हैं, मतलब कवि हैं। अगला है श्रीधर पाठक की एक रचना है कश्मीर सुषमा, क्या नाम है, कश्मीर सुषमा। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, कश्मीर सुषमा किसकी है, तो आप कहेंगे श्रीधर पाठक की है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये 1904 में, कब, तो आपके 1904 में ये रचना आपकी रचित की गई थी। अगला आपसे दिया गया है कि गया प्रसाद स्नेही, क्या दिया है, गया प्रसाद स्नेही। दोस्तों प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी, और करुणा कादम्बिनी ये भी पूछी गई इनकी, करुणा कादम्बिनी। त्रिशूल, क्या, त्रिशूल तरंग, त्रिशूल तरंग। कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन। राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा, इनकी सभी रचनाएं दोस्तों पूछी गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय, है ना, ये जो आपकी वीणा है ये गया प्रसाद स्नेही की है। रामनरेश त्रिपाठी की है मिलन कामा पथिक, क्या है, मिलन कामा पथिक, ये आपकी है, जिसमें पथिक पूछी गई किसकी, रामनरेश त्रिपाठी की है। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं में दोस्तों याद रखिएगा जो गंगा अवतरण है ये आपके 1937 में प्रकाशित किया गया था। उद्धव शतक, उद्धव शतक जो कि ब्रजभाषा में है, और ये आपके 1929 में प्रकाशित किया गया था। यहीं पर कल काशी, क्या है, कल काशी, ये इन्हीं की रचना है। श्रृंगार लहरी, क्या, श्रृंगार लहरी जो आपका है, श्रृंगार लहरी ये इनका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का ही आपकी रचना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बनते हैं इस युग में, जैसे हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। कवि सम्राट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हरिऔध जी को कहा गया है। इनकी रचना परिप्रवास में 17 सर्ग हैं। याद रखिएगा कि इनकी एक रचना है कौन सी, परिप्रवास, उसमें कितने सर्ग हैं, तो आप कहेंगे 17 सर्ग हैं। याद रखिएगा कामायनी में 15 हैं, है ना, जो कि जयशंकर प्रसाद की, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका परिप्रवास है ना, तो याद रखिएगा कि उसमें 17 सर्ग आपके हैं। अगला आपसे पूछा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, क्या है, प्रथम महाकवि के रूप में याद के जाने जाते हैं। अगला है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि मैथिली शरणगुप्त हैं, अर्थात मधुप उपनाम से जो काव्य अनुवाद किया है वो आपके मैथिली शरणगुप्त ही आपके हैं। अगला आपका युग आता है क्या, तो आपका छायावादी युग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। इसका समय है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, ये समय है छायावादी युग का, और इससे संबंधित जो भी रचनाएं होंगे, जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो शुक्ल युग का नाम है ना, नामकरण है, ये किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका कह सकते हैं छायावादी युग है ना, महावीर द्विवेदी ने इसे अन्युक्त पद्धति कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे शैली वैचित्र्य कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि जो छायावादियों के 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं, तो आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा छायावादी युग इनमें से कवि कौन है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट आता है कि जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविता करते थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविता कौन करते थे, तो आपके जयशंकर प्रसाद करते थे। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखिए छायावादी युग का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो आपके जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यहाँ पर दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना है। याद रखिए अगर ऐसे पूछे कि सुमित्रा पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि किसने माना है, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल ने। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है छायावाद शब्द। दोस्तों छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है या किया था वो मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने, मुकुटधर पांडे ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि छायावादी युग के प्रमुख कवि में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय,
नंद दुलारे वाजपेयी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये काफी आपके महत्वपूर्ण आपके कह सकते युग से संबंधित आपके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है छायावादी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं। जितनी भी आपकी रचनाएं वो आपकी पूछी हुई रचनाएं हैं, कुछ और भी रचनाएं आपको बताएंगे तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो इनकी एक रचना है उर्वशी। दोस्तों याद रखिए, उर्वशी वैसे रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन जब ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर पहले हो ऑप्शन में तो पहले रामधारी सिंह दिनकर देना है, बाद में जयशंकर प्रसाद को प्रायिकता देना है, याद रखिएगा। दूसरे यहाँ पर है कामायनी, और कामायनी की बात करें दोस्तों तो ये खड़ी बोली का है। क्या है? खड़ी बोली में एक महाकाव्य है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आंसू है ना, झरना, लहर, प्रेम पथिक, तो याद रखिए प्रेम पथिक भी इन्हीं की रचना है। और प्रेम पथिक जो आपका है वो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कहा जाता है। प्रेम पथिक जो है इसे हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना का नाम दिया गया है। वहीं पर दिया गया कानन कुसुम। क्या है? कानन कुसुम। ये कानन कुसुम क्या है? तो याद रखिएगा कि कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अनामिका। क्या? अनामिका इनकी रचना, जो कि काफी अच्छी रचना है। परिमल हो गया, तुलसीदास, याद रखिए तुलसीदास, और आपके कुकुरमुत्ता। क्या? कुकुरमुत्ता। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे आपकी होती है जूही की कली। जूही की कली इनकी प्रथम काव्य कृति है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। एक रचना और है गीतिका। क्या है? गीतिका। तो जो गीतिका है इनकी, गीतिका है ये ललित गीतों का क्या है? संग्रह है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में कौन सी? तो यहाँ पर देखिए निहार। निहार से अगर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम काव्य कृति इनकी कौन सी है, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन है, तो आप कहेंगे निहार है, ठीक है ना। यामा आपकी हो गई यामा, और वहीं पर रश्मि, निर्जा। निर्जा जो आपका है निर्जा। वहीं पर अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये क्या है इनकी? ये रेखा चित्र इनकी है। दीप शिखा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। और जिनको हाईलाइट कर दिया है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखो सुमित्रा नंदन पंत दिया गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो आपकी गुंजन है, क्या है? गुंजन 1932 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर युगवाणी 1939 में। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको यहाँ पर पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि 1959 में ये आपकी रचना प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर लोकायतन 1964 में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं चिदम्बरा, है ना, चिदम्बरा के लिए भी इनको पुरस्कार मिला था। साथ में और भी इनकी रचनाएं जैसे वीणा, पल्लव, युगांत, युगांतर, ठीक है, ये इनके काफी रचनाएं हैं। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं रेखा चित्र। क्या? रेखा चित्र। दोस्तों यहाँ पर रेखा चित्र जो आपकी है वो आपकी इन्हीं की रचना है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। और इसके साथ साथ एक आधी रचना और पूछ ली जाती हैं, जैसे अंजलि, है ना, अंजलि जिसे बोलते हैं, अंजलि या कह सकते हैं। दूसरी एक और आपकी है अभिशाप, ये इन्हीं की रचना है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर आ गया है, इससे जुड़े हुए जो आपके पॉइंट है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर की ही इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखो आता है कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति एवं कामायनी जो आपकी है इनकी अंतिम कृति है। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कृति है वो उर्वशी है, और अगर पूछे इनकी अंतिम कृति कौन सी है तो आप कहेंगे कामायनी। कामायनी की अगर बात करें तो कामायनी है जो वो छायावादी रचना है, और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। क्या हैं? इनमें से आपके कुल 15 सर्ग आपके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि इनकी कृति झरना को, क्या इनकी कृति झरना को छायावादी युग की पहली रचना माना जाता है। याद रखिएगा कि इनकी एक आकृति झरना, झरना को छायावादी युग की, क्या झरना को छायावादी युग की पहली रचना माना जाता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को हम लोग शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों याद रखिए छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर छायावादी काव्य धारा, वैयक्तिक काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी क्या रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। देखो दिया गया हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो इनकी मधुशाला, मधुबाला, है ना, प्रणय पत्रिका, ये काफ़ी रचनाएं हैं, जिनमें से काफ़ी चीज़ें इनसे पूछा भी जाता है। क्या कि मधुशाला ये जो आपकी आई थी रचना वो सबसे पहले कब रचित की गई थी, समय पूछ लेता है। तो मधुशाला जो आपकी रचित हुई थी वो आपके 1935 में। कब? 1935 में। फिर इसके बाद मधुबाला 1936 में। ये कब आई थी? तो 1936 में। मधुकलश पूछे तो आपके 37 में। कभी कभी एक क्रम पूछ लेता है कि इनकी रचनाओं में सबसे पहले कौन, तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 में, ठीक है ना। प्रणय पत्रिका से क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी एक पत्रिका थी प्रणय पत्रिका। यहाँ पर क्या कर लीजिए, पूरा नाम कर लीजिए प्रणय पत्रिका। ये जो प्रणय पत्रिका है ये इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा था, जो कि एक गीत संग्रह है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो चट्टाने जिसके लिए इनको पुरस्कार भी आपको मिला था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है यहाँ पर नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की अगर बात करें दोस्तों तो इनमें एक रचना पूछी गई है, कौन सी,
कदली वन क्या है, कदली वन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कदली वन। अब ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जामों तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कदली वन भी पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों जैसे पलाश वन, क्या पलाश वन, ये भी नरेंद्र शर्मा की है। यहाँ पर है प्रभात फेरी, क्या प्रभात फेरी। वहीं पर आपका है मिट्टी और फूल, क्या मिट्टी और फूल, ये इन्हीं की क्या है रचना है जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर द्रौपदी, द्रौपदी जो इनकी रचना है 1960 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल, और इनकी रचना है दोस्तों याद रखिएगा अपराजिता, क्या है अपराजिता, जो कि आपके 1939 में प्रकाशित हुई। और इनकी एक रचना और है मधुलिका, क्या मधुलिका इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के प्रमुख कवि, क्या राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के प्रमुख कवि की अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना आप दोस्तों दे सकते हैं हिम तरंगिणी, है ना, और एक हिम किरीटनी भी होती है, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था हिम किरीटनी, तो हिम किरीटनी भी इनकी रचना है और हिम तरंगिणी भी क्या है इनकी रचना है, याद रखिएगा। एक और भी होती है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा भी दोस्तों इन्हीं की आपकी रचना है जो कि इनकी एक कविता है। आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर बात करें तो दोस्तों इनकी रचना एक है आपकी कुमकुम, है ना, एक लिख देते हैं कुमकुम, कुमकुम है, कुमकुम, ये कुमकुम इनकी रचना है और ये प्रथम काव्य संग्रह इनका 1939 में। इसके बाद आपका दोस्तों उर्मिला, ठीक है, उर्मिला, यहाँ पर रश्मि रेखा, क्या रश्मि रेखा, और हम विष प्याई जन्म के, क्या हम विष प्याई जन्म के, हम विष प्याई जन्म के, इन्हीं की रचना है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनकी एक कविता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी क्या है कविता है, ठीक है ना। और चित्रधारा, है ना, त्रिधारा, त्रिधारा और मुकुल इन्हीं की रचना है। रामधारी दिनकर की अगर बात करें तो उर्वशी, है ना, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर है रसमरथी, क्या रसमरथी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पर रसवंती, इतिहास के आंसू और नीम के पत्ते कुछ महत्वपूर्ण आपके हैं। वैसे इनके रचनाओं में और काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे हारे के हरिनाम, है ना, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं इन्हीं की रचना है, रेणुका भी इन्हीं की रचना है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पर कुछ इसी से जुड़े हुए पॉइंट, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के प्रमुख कवि में कुछ जुड़े हुए पॉइंट में क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है और इसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, आधुनिक गीता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। आपका देख सकते हैं अगला आपका आ जाता है प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा जो कि दोस्तों याद रखिएगा 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक इसका समय है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रगतिशील लेखक संघ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है ना, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, तो आपके 1936 में हुआ था। आप पूछेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके मुंशी प्रेमचंद ने किया था। जबकि इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट और बन जाता है कि प्रगतिवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्या प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 1942 में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख में किया था, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए जो कि प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं, दोस्तों यहाँ पर देखिए नागार्जुन, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत बार ये आपने सुना होगा नागार्जुन के बारे में, जिनको हम लोग एक नाम देते हैं वैद्यनाथ मिश्र। याद रखिए इनका उपनाम है वैद्यनाथ मिश्र। या क्वेश्चन पूछे वैद्यनाथ मिश्र किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को ही कहा जाता है। इनकी रचनाओं में युगधारा, युगधारा पूछी गई है, ये 1953 में, इनकी 1953 में ये रचना आपकी किसी तरह प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद आती है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें 1962 में। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है खिचड़ी, क्या खिचड़ी इन्हीं की आपकी रचना है, ठीक है। कह सकते हैं पूरा का नाम है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। और पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। और वहीं पर दिया है बादल को घिरते देखा, किसकी रचना है, आपके नागार्जुन की ही रचना है। और ये पूछी हुई वाली आपको रचना हमने बताया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन की अगर बात करें, है ना, इनका ये जो सुमन है ये इनका उपनाम है। और वहीं पर बात करें इनकी रचना है तो मिट्टी की बारात, क्या मिट्टी की बारात इनका काव्य संग्रह था जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था। वैसे रचनाओं की बात करें तो युग का मोल और यहाँ पर कह सकते हैं प्रलय सृजन इन्हीं की रचना है, हिल्लोर भी इन्हीं की रचना है। अगला है रागे राघव, जिनकी रचना है पांचाली, क्या है पांचाली, 1955 में प्रकाशित हुई थी। पिघलते पत्थर इनकी 1946 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर है अजय खंडार, अजय खंडार 1944 में ये रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर दिया गया है गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल 1956 में। मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, इनके लिए रचना के लिए पुरस्कार भी दिया गया था।
और ये जो आपकी रचना है मैं उस जनपद का कवि, ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अपूर्वा है ना, क्या अपूर्वा, और यहाँ पर दिया गया है फूल नहीं रंग बोलते हैं, है ना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और जमुन जल तुम, क्या जमुन जल तुम इन्हीं की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रगतिवादी जो आपकी है इससे कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा क्या कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना है कौन, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रकाशित मतलब सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर है प्रयोगवाद एवं नई कविताओं के प्रमुख आपके शब्द। मतलब यहाँ पर जो प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद से संबंधित जो आपकी कविता है उनकी रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सच्चिदानंद, क्या है तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे इनका पूरा नाम होता है, और कह सकते हैं आज्ञे इनका कह सकते हैं एक प्रकार से इनका उपनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनकी रचनाओं में जो आपकी है भग्नदूत, भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है, याद रखिए भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अगला है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, वहीं पर आपका इनकी एक रचना है चिंता, क्या चिंता, महावृक्ष के नीचे इन्हीं की रचना है। और आपका दिया गया है इत्तेलम, क्या है इत्तेलम इन्हीं की रचना है। एक रचना और पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा, हरी घास पर क्षण भर, क्या हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी है ना, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। तो जो हमने आपको बताया ये भी पूछी जाती हैं, कुछ और भी पूछी जाती हैं। गजन माधव मुक्तिबोध की अगर बात करें दोस्तों तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 में ये इनकी कविता प्रकाशित हुई थी। वहीं पर दिया है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी आपकी 1980 में प्रकाशित हुई। कब 1980 में, लेकिन पूछी हुई आपकी कविता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ब्रह्मा राक्षस, क्या दिया है ब्रह्मा राक्षस, ये इन्हीं की रचना है। यहाँ पर अगला दिया गया है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की अगर बात करें तो कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की यह रचना है। और इनकी और भी रचनाओं में देखा जाए जैसे होता है मुक्ति मार्ग, क्या मुक्ति मार्ग इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचनाओं में देखा जाए कर्णप्रिया जो कि आपकी 1959 में प्रकाशित हुई थी। कब 1959 में। अंधायुग 1955 में। 7 गीत वर्ष, क्या 7 गीत वर्ष 1959 में। ठंडा लोआ 1952 में। देशांतर ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है आगे बढ़िए। अगला है केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है केदारनाथ सिंह से कि दोस्तों जमीन पक रही है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे केदारनाथ सिंह की है, याद रखिएगा। अगला है शमशेर बहादुर सिंह, है ना, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए इनकी रचना है दोआब, क्या है इनकी रचना है दोआब है, याद रखिए दोआब है। ठीक है और यहाँ पर देखा जाए शमशेर बहादुर सिंह में, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना में दोआब के साथ साथ एक रचना और भी आपकी है इतने पास अपने, इतने पास अपने। अगला आपसे दिया है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश, क्या है गीत फरोश इनका प्रथम काव्य संग्रह था, क्या इनका प्रथम काव्य संग्रह था। और यहाँ पर देखो दिया गया है सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल। अगला है कालजयी, कालजयी किसकी रचना है भवानी प्रसाद यहाँ पर मिश्र की है कालजयी। अगला है बुनी हुई रस्सी के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, बुनी हुई रस्सी, क्लियर है। अगला है नरेश मेहता। नरेश मेहता की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए प्रवाद पर्व, क्या है प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ को, बोलने दे चीड़ को इन्हीं की रचना है, नरेश मेहता की ही रचना है बोलने दो चीड़ को। दूसरी यहाँ पर है प्रवाद पर्व। फिर इसके बाद आता है महाप्रस्थान, क्या महाप्रस्थान इन्हीं की रचना है। सबरी अगर बात कर लेता है सबरी तो इन्हीं की रचना है। संशय की एक रात, संशय की एक रात इन्हीं की रचना है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि खूंटियों पर टंगे लोग, क्या खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, है ना जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा सर्वेश्वर दयाल की ही रचना है पागल कुत्तों का मसीहा, जंगल का दर्द। ठीक है काठ की घंटियां ये इन्हीं की काफी रचना है। हम सब रचना नहीं लिखे हैं लेकिन जो पढ़ा रहे हैं तो उनको आप लोग नोट करते रहिएगा। हरिनारायण व्यास। हरिनारायण व्यास की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मृग और तृष्णा, मृग और तृष्णा कामा बरगद के चिकने पत्ते, क्या बरगद के चिकने पत्ते इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर देखो दिया गया है एक पॉइंट दिया गया है, उससे पहले एक पॉइंट आपको और बताना है। इस वाले पॉइंट से पहले एक पॉइंट ये बनता है कि जो प्रयोगवाद शब्द है, क्या प्रयोगवाद जो शब्द, प्रयोगवाद जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध
प्रयोगवादी रचना में किया था, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो आपके 1943 में, कब, 1943 में अज्ञे जी के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उससे माना जाता है। किससे? तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। और चारों तार सप्तक के प्रमुख आपके कौन है? तो आपके अज्ञे जी ही हैं, है ना। क्या है? अज्ञे जी हैं। और तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनको राहों के अन्वेषी कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि छूट रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तार सप्तक के कवि में पूछे प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। दूसरा आपका 1951 में। तीसरा आपका 1959 में। और चौथा है 1979 में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है तार सप्तक प्रथम तो आपका 43 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 43, 1951, फिर 59, फिर आपका यहाँ पर 1979 याद रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों पूछे कि प्रथम तार सप्तक में जो आपका है उसमें अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद जैन, रामविलास शर्मा, है ना। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है समकालीन कविता के कवि और उनकी रचनाएं। समकालीन कविता के जो कवि हैं उनकी क्या रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलाश बाजपेयी और कैलाश बाजपेयी की अगर बात करते हैं तो इनकी एक रचना है हवा में हस्ताक्षर। इसके लिए पुरस्कार भी इनको मिला है। और अगला दिया गया है सुदामा पांडे, जिन्हें धूमिल के नाम से जानते हैं। इनकी रचना है संसद से सड़क तक, इसके लिए भी रचना मिला है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इन्हीं की रचना है। कल सुनना मुझे इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपसे दिया गया है कि हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, हिंदी के प्रसिद्ध कवि आपके जो हैं वो प्रथम कवि आपके कौन है? तो यहाँ पर सरहपा या इन्हें सराहपाद भी कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। क्या है? श्रावकाचार। और ये देवसेन के द्वारा लिखी गई है। और अगला आपसे दिया गया है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? तो आपका भारतेंदु युग है। क्या है? भारतेंदु युग है। अगला है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ये आपकी कृत है। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा इनमें से कौन सी है। तो यह है रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी जिसको लिखा है मुंशी ईसा अल्लाह खान ने लिखा है। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं, है ना, यहाँ पर चंद्रवरदाई। तो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो ही कहेंगे। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे, क्या पूछे? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर याद रखिएगा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आपको बताना है प्री प्रवास, ठीक है। क्या बताएंगे? प्री प्रवास बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस जगह और आपको ऐड करना है कि हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि या महाकाव्यकार वो आपके चंद्रवरदाई को कहा जाता है। किसे? तो हिंदी के प्रथम महाकवि अगर कहे तो आपको चंद्रवरदाई बताना है। अगला आपसे दिया गया है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी इनमें से कौन सी है। तो ये कौन सी आपकी? बादल की मृत्यु। क्या है? बादल की मृत्यु। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगला है हिंदी का प्रथम आत्मकथा। हिंदी के प्रथम आत्मकथा क्या है? तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा है यहाँ पर अर्धकथानक। क्या है? अर्धकथानक। अगला आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम एकांकी। तो हिंदी का प्रथम एकांकी पूछा गया है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चले, तो यहाँ पर हो जाएगा एक घूंट। क्या हो जाएगा? एक घूंट। यहाँ पर अगला आपसे पॉइंट पूछा गया है हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है। तो हिंदी में प्रथम जीवनी पूछ ले तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए भक्तमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी में प्रथम जीवनी है वो आपका भक्तमाल है। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है तो नहुस। क्या हो जाएगा? नहुस हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज। तो हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है लक्ष्मीपुरा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा, ये हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है। अगला हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पूछे कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पदम पराग। क्या हो जाएगा? पदम पराग हो जाएगा। अगला है हिंदी का प्रथम महाकवि। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था, ये छूट भी गया था और ये मिल भी गया कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहते हैं, तो आपके चंद्रवरदाई को कहा जाता है। अगला है हिंदी का प्रथम चलचित्र था जो फिल्म थी वो आपकी कौन थी, तो सत्य हरिश्चंद्र। क्या थी? सत्य हरिश्चंद्र ये फिल्म आपकी है। अगला हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो ये है आपकी आलम आरा। क्या हो जाएगा? आलम आरा। अगला हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण तो दोस्तों ये कहा जाता है जेसुआ केटलर को, है। अगला आपसे दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता।
अर्थात खड़ी बोली का प्रथम जो प्रयोग किया वो आपके अमीर खुसरो ने किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला हिंदी में 12 मासा वर्णन का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? तो बीसल देवरासो। क्या हो जाएगा? बीसल देवरासो। अगला है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग, है ना। तो भैया दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता किसे मानते हैं? तो ये आपके हैं सराहपा। कौन है? तो आपके सराहपा हैं जिन्होंने दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग किया। अगला हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य, तो यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। अगला हिंदी में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र पूछे तो आपको बताना है उदंत मार्तंड। क्या बताएंगे? उदंत मार्तंड कहेंगे। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग, तो ये किया था मुकुटधर पांडे। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया। अगला हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन वाला कवि कौन सा है? तो स्वच्छंदता पूर्वक लेखन आपके हैं रसखान। कौन है? तो आपके रसखान है। अगला दिया गया है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी हो जाएगा। अगला है कह रहा आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि इनमें से कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान, हिंदी को परा स्नातक कक्षाओं में प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। एक यहाँ पर पॉइंट और बचता है कि अपभ्रंश का भवभूत किसे कहते हैं? अपभ्रंश का भवभूत किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे पुष्यदंत को। किसे कहते हैं? पुष्यदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति। याद रखिएगा पुष्यदंत। अगला आपसे दिया गया है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण, तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण जो है ये कौन सा है? तो पदम पराग है। क्या है? पदम पराग हो जाएगा, पदम पराग हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, तो हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है कवि दर्शन। क्या हो जाएगा? कवि दर्शन हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता है। अगला दिया गया है खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य भाषा योग वशिष्ठ। क्या है? भाषा योग विशिष्ट। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो परिप्रवास है। और ये कृत किसके द्वारा है? तो हरियाव जी के द्वारा ये आपका कृत है। अगला है अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन है। ये हेमचंद के द्वारा ये आपका रचित किया गया है। अगला पूछा गया है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन से हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं आपके स्वयंभू। क्या है? स्वयंभू हैं। अगला है सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाले कवि कौन है? तो सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाले कवि है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अगला है बरवै छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो आपके रहीम है। कौन? रहीम है। अगला रीत काव्य का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है, रीत काल का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है हिम तरंगड़ी। क्या है? हिम तरंगड़ी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? तो हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला हिंदी के प्रथम एकांकी, तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। क्या हो जाएगा? एक घूंट हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक है राधा कृष्ण। क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण। अगला हिंदी के प्रथम आलोचक, तो हिंदी के प्रथम आलोचक हैं यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है अवाहट का प्रथम प्रयोगकर्ता, तो अवाहट का प्रथम प्रयोग करता है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अगला प्रगतिवाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो आपकी मुक्ति बोध ने किया था। किसने? मुक्ति बोध ने किया। अगला है कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग, वक्रोक्ति का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपके भामा ने किया था, भामा। अगला है नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति, नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति हैं राधा कृष्णदास। क्या है? राधा कृष्णदास, जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति थे। अगला है कि दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आजीवन अध्यक्ष पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। ये दक्षिण हिंदी प्रचार का जो सभा के आजीवन अध्यक्ष रहे। अगर दिया गया प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति कौन थे? तो आपके प्रेमचंद थे, प्रेमचंद। और अगला पॉइंट दिया गया है कि व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी चित्रा मुग्दल। क्या? चित्रा मुग्दल। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो साहित्य अकादमी से ये आपकी कृष्णा सोबती। क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती हो जाएगा, कृष्णा सोबती। अगला दिया गया है कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन सी है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला है भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला, ये है आपकी कौन? तो आपकी महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि भारत भारती यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहा है प्रथम सलाहकार सम्मान से, तो ये है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें चिदम्बरा के लिए यह दिया गया था। प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है।
यहाँ पर देखिए प्रथम सलाका भी है और प्रथम व्यास पुरस्कार भी है। रामविलास शर्मा को भारत की भाषा परिवर्तन और हिंदी के लिए दिया गया था। अगला प्रथम मंगला प्रसाद प्रसूतित पुरस्कार प्राप्तकर्ता इनमें से हैं वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि हो जाएंगे। अगला प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। प्रथम देव पुरस्कार से सम्मानित तो ये है आपके दुलारे लाल भार्गव, जिनको जो कि दुलारे दोहावली के द्वारा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हुआ। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर देखते कुछ और भी होते हैं, जैसे प्रमुख शिष्य से पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वल्लभाचार्य है ना, यहाँ पर गुरु हैं और यहाँ पर शिष्य। तो वल्लभाचार्य के शिष्य की अगर बात करें तो यहाँ पर सूरदास और कुंभनदास। ये आपसे पूछेगा सूरदास के गुरु तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अगला है, यहाँ पर जो गुरु हैं विष्णु स्वामी, इनके जो आपके शिष्य रहे हैं वो आपके कौन है? तो आपके वल्लभाचार्य। क्या हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है राघवानंद, है ना, राघवानंद, इनके शिष्य का नाम है रामानंद। यह आपसे पूछेगा रामानंद के शिष्य तो आप बताएंगे राघवानंद। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि आपके गोरखनाथ के जो गुरु थे वो आपके मसेंद्रनाथ थे। अगला है उस्मान, तो उस्मान के गुरु का नाम क्या है? तो उस्मान के गुरु का नाम था क्या? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हाजी बाबा। क्या? हाजी बाबा। अगला है रामानंद दोस्तों रामानंद, तो दोस्तों यहाँ पर रखिए रामानंद, इनके 12 शिष्य थे जो इस प्रकार हैं। कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट किसान थे, रैदास चमार थे, सेना नाई, और पीपा जो कि राजपूत राजा थे, पद्मावती, सुरसरी, अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद और यहाँ पर नरहर या नंद। ये आपके रामानंद के 12 शिष्य थे। अगला दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि रामानुज के गुरु यहाँ पर यादव प्रकाश या कांचीपूर्ण थे। देखिए यहाँ पर दिया है प्रारंभ में इनके गुरु यादव प्रकाश थे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रामानुज हैं कि प्रारंभ में इनके गुरु यादव प्रकाश थे, किंतु बाद में विचारों के मतभेद पश्चात उन्होंने कांचीपुर को अपना गुरु बना लिया था। यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर देखिए नारद मुनि, या कह सकते हैं निम्बकाचार्य के गुरु कौन है? तो आपके नारद मुनि। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। तुलसीदास और बिहारी के जो गुरु हैं वो आपके हैं बाबा नरिहर दास। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम है शेख मोहदी। क्या नाम है? शेख मोदी। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। अग्रदास के गुरु कौन है? तो आपके कृष्णदास पहारी। आप लोग अपनी कॉपी में इसको पहले लिखिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, था ना, इसको पढ़ने में ज़्यादा याद रहेगा। रज्जब अली और सुंदर दास के गुरु का नाम है दादू दयाल। ठीक है, सुंदर दास के गुरु का नाम है दादू दयाल। कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। अगला दिया गया है अमीर खुसरो के गुरु को पूछे तो अमीर खुसरो के गुरु आपके निजामुद्दीन औलिया। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है यादव प्रकाश। जयदेव के गुरु का नाम है निम्बकाचार्य। जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम है मोहनी लाल। अगला भारतेंदु के शिक्षा गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मंझन के गुरु का नाम है शेख मोहम्मद गौस। और मैथिली शरणगुप्त प्रेमचंद सूर्यकांत त्रिपाठी नेला के गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट ये होते हैं कि जो महाकाव्य हैं कौन सी भाषा में है। तो देखिए पद्मावत जो आपकी है अवधी भाषा में है, ठीक है। रामचरितमानस है अवधी भाषा में है। रामायण जो कि वाल्मीकि की आपकी रही है वो आपकी संस्कृत भाषा में। यहाँ पर कवितावली तो आपकी ब्रज भाषा में। यहाँ पर दोस्तों भक्तमाल आपकी ब्रजभाषा में। सूरसागर ब्रजभाषा में। प्रिय प्रवास जो आपका है वो किसमें है? खड़ी बोली में है। अगला है बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई है ब्रजभाषा में। किस भाषा में? ब्रजभाषा में। रासो जो आपका है कौन सा? पृथ्वीराज रासो, ये आपका ब्रजभाषा में। विद्या सुंदर जो कि देवसन के द्वारा है, ये बंगला भाषा। निवास दास और इनके उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए, तो आप कहेंगे परीक्षा गुरु। और उपन्यासकार कौन है? तो आपके लाला श्रीनिवास दास हैं। अगर पूछे कि ये परीक्षा गुरु जो आपका है ये उपन्यास कब आपका, तो 1882 में उपन्यास ये आपका कह सकते हैं बनकर तैयार हुआ था, या कह सकते हैं कि लॉन्च हुआ था, या कह सकते हैं 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। आगे आपका दिया गया है प्रेमचंद। दोस्तों प्रेमचंद की अगर बात करें तो इनका उपन्यास का नाम है सेवा सदन, और सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। इनके और उपन्यास नाम है गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, करभूमि, मंगलसूत्र। और दोस्तों याद रखिएगा प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? तो आपका मंगलसूत्र है। नेक्स्ट आपका दिया है प्रेमाश्रय, कायाकल्प, वर्धन और प्रतिज्ञा। ये प्रेमचंद के क्या है? महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, और जो आपके हाईलाइट किए गए हैं बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। अगला आपसे दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके उपन्यास का नाम है दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनका उपन्यास है, बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा। और अगला है अधखिला फूल, अधखिला फूल। नेक्स्ट आपसे दिया गया है देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, और इनके उपन्यास का नाम है चंद्रकांता। क्या नाम है? चंद्रकांता। और दूसरा आपका दिया गया है चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। वैसे और भी आपके हैं जैसे कुसुमलता, ये देवकीनंदन खत्री का ही उपन्यास है, ठीक है। और काजल की कोठरी, ठीक है। भूतनाथ, तो दोस्तों याद रखिए भूतनाथ जो इनका है, भूतनाथ जो इनका है उपन्यास, ये इनका अधूरा या अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। बाद में क्या हुआ था कि देवकीनंदन खत्री के पुत्र आए थे दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने इस भूतनाथ को पूरा किया था। अगला आपसे दिया गया है श्रद्धाराम फिल्लौरी। पंजाब में हिंदी का प्रचार इन्होंने किया था।
और इनके उपन्यास का नाम है भाग्यवती। क्या नाम है? भाग्यवती। अगले हैं यशपाल। तो यशपाल के उपन्यासों में आपके देख सकते हैं दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात दोस्तों, जिसमें झूठा सच आपका बहुत बार पूछा गया है ना, याद रखिएगा। वहीं पर जो दादा कामरेड है ये यशपाल का पहला या प्रथम उपन्यास है। ठीक है, दादा कामरेड जो है इनका प्रथम उपन्यास है। किसका? यशपाल का प्रथम उपन्यास है। आगे बढ़िएगा, अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास का नाम है अमृत विष, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं जो आपका खंजन नयन। खंजन नयन क्या है? तो इसमें सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। यहाँ पर है दोस्तों मानस का हंस। क्या? मानस का हंस। ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। जो मानस का हंस है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यहाँ पर दिया गया है बूंद और समुद्र। यहाँ पर सुहाग के नुपुर। क्या नाम है? सुहाग के नुपुर। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट दे सकते हैं, दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शेखर ए जीवनी किसका उपन्यास है? तो सच्चिदानंद जी का है, और ये इनका प्रथम उपन्यास है। ये इनका प्रथम उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास में जैसे नदी के दीप और अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे जी के ही उपन्यास हैं। अगला आपसे दिया गया है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, कंकाल, तितली, इरावती, और दोस्तों इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। अगला आपसे दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा। क्या? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अमान दास का पोथा, चार चंद्रलेख, है ना, ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर उपन्यास है। अगला है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की अगर बात करें, अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में, ये आपके मोहन राकेश का है दोस्तों, जो कि इनका उपन्यास है। अगला है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनको उपन्यास का नाम है वैशाली की नगर वधु। वैशाली की नगर वधु, और यहाँ पर सोमनाथ। क्या? सोमनाथ, ये इनके महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने बताया था अपराजिता, इनका एक और भी है अपराजिता। ठीक है, और भी आपके जैसे आलमगीर हो गया, है ना, हृदय की परख हो गया, सह्याद्री की चट्टानें, लेकिन हमने वही आपको दिखाया इसमें जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी को उपन्यास का नाम है महाभोज और आपका बंटी। दोस्तों याद रखिएगा, 1 इंच मुस्कान, ये भी किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। अगला है निर्मल वर्मा। दोस्तों निर्मल वर्मा की अगर बात करते हैं तो इनका प्रथम उपन्यास का नाम है वे दिन। क्या? वे दिन का प्रथम उपन्यास है। और लाल टीन। क्या? लाल टीन की छत। लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा का ही है। और यहाँ पर अगला आपसे पॉइंट दिया गया है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को उपन्यास का नाम है तमस, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तमस, है ना, झरोखे, बसंती, और आपका दिया गया है गयादास की माड़ी। गयादास की माड़ी, ये इन्हीं की क्या है? उपन्यास है। अगला है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास जो कि बहुत ही पॉपुलर है, चित्रलेखा, है ना, चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। अगला आपसे दिया गया है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको उपन्यास का नाम है देवदास। क्या नाम है? देवदास हो जाएगा, देवदास हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर संजीव कुमार। संजीव कुमार की अगर बात करें तो जंगल जहाँ से शुरू होता है, जंगल जहाँ से शुरू होता है, कामा फांस, सर्कस, ये इनका क्या है? उपन्यास है संजीव कुमार का। अगला है नासिरा शर्मा। तो नासिरा शर्मा को उपन्यास का नाम है ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी, पारिजात, कागज की नाव, है ना, और यहाँ पर जैसे कि जिंदा, मुहावरे, जीरो रोड, है ना, अजनबी जजीरा, ये किसके हैं? तो नासिरा शर्मा के हैं। अगला है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह की जो आपको उपन्यास है वो है काशी काशी, रेहन पर रघु। ठीक है, ये इनका उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास का नाम है क्या? गंगा मैया। क्या नाम है? गंगा मैया, जैसे नया आदमी इन्हीं का है। सीता मैया का चौरा, नूतन, नूतन, और क्या है? जो अच्छा सीता मैया का चौरा। तो याद रखिए भैरव प्रसाद गुप्ता का गंगा मैया, सीता मैया का चौरा, और एक आपका है नया आदमी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट। क्या दिया है? बालकृष्ण भट्ट। तो इनका उपन्यास का नाम है नूतन ब्रह्मचारी। क्या? नूतन ब्रह्मचारी। 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, दोस्तों इसे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। किसे? सुजान को हिंदी का प्रथम चरित्र उपन्यास माना गया है। अगला आपसे दिया गया है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की अगर बात करते हैं दोस्तों, निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। याद रखिएगा, निस्सहाय हिंदू में क्या हुआ है कि मुस्लिम, क्या कि इसमें क्या हुआ है कि जो हिंदी का ऐसा प्रथम उपन्यास है इसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। ठीक है, और अगला आपसे दिया गया है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी की जो उपन्यास उसका नाम है सरकटी लाश। क्या नाम है? सरकटी लाश। और अगला आपसे दिया गया है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास का नाम है लवंग लता। क्या नाम है? लवंग लता, या इसे बोल देते हैं आदर्श वाला। क्या बोलते हैं? आदर्श वाला।
और यहाँ पर देखो एक और भी आपका है, जैसे स्वर्गीय कुसुम, है ना, क्या इन्हीं का एक है स्वर्गीय कुसुम। स्वर्गीय कुसुम जो कि वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। वेश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम है क्या, स्वर्गीय कुसुम। स्वर्गीय कुसुम जो कि किशोरी लाल गोस्वामी का ही है। अगला है कि लज्जा राम मेहता। लज्जा राम मेहता के जो उपन्यास का नाम है वो है आदर्श हिंदू। क्या नाम है, आदर्श हिंदू। और अगला दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, तो इनके उपन्यास का नाम है गढ़ कुंडार। क्या नाम है, गढ़ कुंडार। और झांसी की रानी और मृगनयनी और मृगनयनी। अगला दिया गया है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। इनको उपन्यास का नाम है चंद्र हसीनों के खतूत। क्या नाम है, चंद्र हसीनों के खतूत, ये इनका है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछे अगला जो कि दिया गया है कि राहुल सक्लत्यान। राहुल सक्लत्यान की अगर बात करते हैं तो इनका यहाँ पर है जय योधेय और बोलगा से गंगा। और बोलगा से गंगा ये आपके राहुल सक्लत्यान का है और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। वैसे इनके और भी रचनाएं हैं, और भी आपके उपन्यास हैं, जैसे बोलगा से गंगा हो गया, शैतान की आंख, है ना, जय योधेय, और साथ में देखा जाए कि स्वप्न, सोने की ढाल, इन्हीं के हैं। अगला धनवीर भारती की अगर बात करते हैं तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धनवीर भारती क्या है, उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा ये इनके उपन्यास हैं। अगला आपसे दिया गया है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय की अगर बात करते हैं तो इनके उपन्यास का जो नाम है दोस्तों, वो नाम क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वे दिन वे लोग। वे दिन वे लोग इनके उपन्यास का नाम है। और अगला आपसे दिया गया है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद जोशी की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है आधा गांव, जो कि इनका प्रथम उपन्यास है। आधा गांव इनका प्रथम उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, ये इनके उपन्यास हैं। अगला से दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैला आंचल, परती परिकथा, परती परिकथा, दीर्घ तपा, और क्या जुलूस, और क्या जुलूस, कितने चौराहे, है ना, कितने चौराहे। और भी आपके इनके हैं, जैसे कि इनके एक है कह सकते हैं मैलांचल में पलटू बाबू रोड। क्या, पलटू बाबू रोड, इन्हीं का उपन्यास है। और इनका एक है राम रतन राय। राम रतन राय इनका अधूरा उपन्यास है। अगला है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की अगर बात करते हैं तो इनके उपन्यास में परख, क्या परख हो गया, जो इनका प्रथम उपन्यास, याद रखिएगा जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख है। फिर इसके बाद सुनीता, क्या है, सुनीता, त्याग पत्र, ठीक है। और जैसे मुक्तिबोध, क्या मुक्तिबोध, ये भी किसका है, आपकी जैनेन्द्र कुमार का ही है, मुक्तिबोध भी, है ना। अगला से दिया गया है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की बात करते हैं तो राग दरबारी, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटी हैं, सीमाएं टूटी हैं, और घाटी का सूरज, घाटी का सूरज भी श्रीलाल शुक्ल का है। अगला आपसे दिया गया है राज्ञ राघव। राज्ञ राघव की अगर बात करते हैं तो इनके उपन्यास में घरौंदे, घरौंदे, ये इनका प्रथम उपन्यास है, इनका प्रथम उपन्यास है। और वहीं पर देख सकते हैं आखिरी आवाज, आखिरी आवाज हो गया। और कब तक पुकारूं, दोस्तों याद रखिए इनका एक और उपन्यास है कब तक पुकारूं, है ना, ये जयाराम पेशा नटों की जिंदगी पर आधारित है, तो ये भी आपका हो गया। अगला आपसे दिया गया नागार्जुन। नागार्जुन की बात करते हैं तो रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची, ये प्रथम उपन्यास है इनका, किसका, तो आपके नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है रतिनाथ की चाची। अगला है बलच नामा, क्या नाम है, बलच नामा। और अगला आपसे दिया गया है नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये किसके हैं, नागार्जुन के प्रमुख उपन्यासों में यहाँ पर लिखा गया है। अगला है कमलेश्वर। कमलेश्वर की बात करते हैं तो इनके उपन्यास में एक सड़क 57 गलियाँ, एक सड़क 57 गलियाँ। और इनका एक अंतिम सफर है, अंतिम सफर ये है इनका अधूरी रचना, अंतिम सफर इनका अधूरी रचना है। कितने पाकिस्तान, है ना, कितने पाकिस्तान भी इन्हीं की है। डाक बंगला, डाक बंगला भी इन्हीं का उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। और अभी हमने बताया इनका अंतिम कौन है, तो आपका अंतिम सफर, ये अधूरी रचना है इनकी। अगला है राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी जो कि मरी हुई मछली, है ना, मछली मरी हुई, मछली मरी हुई, नदी बहती थी, ये आपके राजकमल चौधरी की है। अगला है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की जो उपन्यास इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये बुनकरों के जीवन पर संघर्ष का एक चित्रण किया गया है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया रानी सेठ। रानी सेठ के उपन्यास का नाम है तत्सम और निष्कवच, तत्सम और निष्कवच। अगला आपसे दिया गया है चित्रा मुग्दल। चित्रा मुग्दल के उपन्यास का नाम है क्या, तो याद रखिए आवा, आवा और एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी, ये भी किसका है, चित्रा मुग्दल का है। अगला आपसे दिया गया ममता कालिया।
ममता कालिया के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ममता कालिया का उपन्यास का नाम है दुखम सुखम। वैसे ऐसा नहीं है कि इतना ही पूछा गया है, और भी पूछे गए हैं, जैसे प्रेम कहानी इन्हीं का है, अंधेरे का ताला इन्हीं का है, ठीक है। अगला है उषा प्रियमदा, इनके उपन्यास का नाम है रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका। और 55 खंभे लाल दीवारें, याद रखिए इन्हीं का है 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें किसका है, उषा प्रेमदा का है। अगला है शिवानी, शिवानी की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है क्या, तो विष कन्या, ठीक है। शिवानी के उपन्यास का नाम है विष कन्या। और 14 फेरे, 14 फेरे इन्हीं का उपन्यास है। अगला से दिया गया है मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग की बात करते हैं तो चित कोबरा, कठ गुलाब, मिलजुल मन, है ना, मिलजुल मन, ये किसके हैं, तो आपके मृदुला गर्ग का है, किसका है, मृदुला गर्ग का हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती के उपन्यास में जिसमें जिंदगी नामा बहुत बार पूछा गया है। सूरजमुखी अंधेरे के, क्या, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, दिलो दानिश, और समय सरगम, समय सरगम ये इन्हीं का है, कृष्णा सोबती का है, जो कि समय सरगम भी पूछा गया है। समय सरगम, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे में, और जिंदगी नामा, ये आपको रटना है। अगला है अलका सरावगी, अलका सरावगी के उपन्यास का नाम क्या है, तो यहाँ पर कल कथा वाया पास, इसके लिए पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों कल कथा वाया पास इन्हीं का है। और यहाँ पर अगला है मैत्री पुष्पा का उपन्यास का नाम है चाक, क्या नाम है, चाक। और अगला है यहाँ पर दोस्तों झूला नट, क्या, झूला नट, अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी इन्हीं का है। अगला आपको उपन्यास का नाम है क्या, उपन्यासकार का नाम है महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला के उपन्यास का नाम है एक पति के नोट्स, क्या, एक पति के नोट्स इन्हीं के हैं, भल्ला जी के हैं। अगला है उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क के जो उपन्यास का नाम है वो है बांधो ना नाव इस गांठ, क्या, बांधो ना नाव इस गांठ, ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। सितारों के खेल, है ना, सितारों के खेल इन्हीं का उपन्यास है। गिरती दीवारें ये भी उपेंद्र नाथ अस्क का ही है। और शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना भी उपेंद्र नाथ अस्क का है। अगला है गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर का उपन्यास का नाम है तीसरी सत्ता, क्या नाम है, तीसरी सत्ता। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया भी इन्हीं का उपन्यास है। और ढाई घर, है ना, ढाई घर अगर पूछे तो भी इनका उपन्यास है। अगला है प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे उपन्यास का नाम है 30 40 50, क्या नाम है, 30 40 50, ये इनका उपन्यास है। अगला है शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है नीला चांद, है ना। देखो दोस्तों इतने उपन्यास है कि हम पढ़ाएंगे तो कम से कम 2 घंटे आपको मतलब उपन्यास ही पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम आपको वही पढ़ाते हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिव प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम है नीला चांद, है ना। दिल्ली दूर है, नीला चांद, दिल्ली दूर है, गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है, तो 3 ही आपको याद रखना है, नीला चांद और दिल्ली दूर है, आगे गली मुड़ती है या गली आगे मुड़ती है, ठीक है। अगला है राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का एक उपन्यास पूछा गया है ज़्यादा, सारा आकाश, सारा आकाश इन्हीं का है। एक और इनके साथ आपको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र राघव इन्होंने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ, है ना, मतलब ये जो लिखा है उनको अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ ये लिखा है 1 इंच मुस्कान। अगला आपसे दिया गया है सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का जो एक उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, 1993 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला आपसे दिया गया है नरेश मेहता का उपन्यास, नरेश मेहता का उपन्यास नाम क्या है, तो यहाँ पर एक पथ बंधु था, एक पथ बंधु था। अगला आपसे दिया गया है मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर के उपन्यास का नाम है सुरंग में सुबह, क्या नाम है, सुरंग में सुबह। युद्ध स्थल, है ना, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, ये मिथिलेश्वर का ही है। अगला है रमेश चंद्र शाह, इनके उपन्यास का नाम है विनायक, क्या नाम है, विनायक। अगला आपसे दिया गया है, अच्छा विनायक है तो गोबर गणेश भी कर लीजिए, गोबर गणेश, है ना, आखिरी दिन विनायक, ये इन्हीं के उपन्यास है। अगला है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की अगर बात करें तो इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। आवारा मसीहा, जो आवारा मसीहा है दोस्तों ये पूछा जाता है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन है, तो आवारा मसीहा है, यह है किसका, विष्णु प्रभाकर का है। अगला है राम नरेश त्रिपाठी के उपन्यास का नाम है वीरांगना, क्या नाम है, वीरांगना नाम है, याद रखिए वीरांगना। और अगला आपसे दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये 1997 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और एक और इनका उपन्यास है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और पहाड़, इन्हीं का है। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज ये भी इन्हीं का है। अगला है गुलेश्वर खां सानी, गुलेश्वर खां सानी, इनके उपन्यास का नाम है काला जाल, क्या नाम है, काला
जल, काला जल नाम है, काला जल, ये 1965 में प्रकाशित हुआ था। अगला आपसे दिया गया है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास का नाम है कुरु कुरु स्वाहा। क्या नाम है? कुरु कुरु स्वाहा। एक और भी इनका है कश्यप। क्या नाम है? कसप। कसप भी आपके हैं किसका? मनोहर श्याम जोशी का ही उपन्यास है। अगला आपसे दिया गया है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास का नाम है बाया का घोंसला और सांप, है ना, बाया का घोंसला और सांप, बाया का घोंसला, सांप, और क्या है? रूपा जीवा, रूपा जीवा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने, ये पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में। जैसे देखा जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। याद रखिएगा कि डॉक्टर श्री लाल कृष्ण ने देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो देवकी नंदन खत्री को ही जाता है। मंगलसूत्र ये आपके प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण, अर्थात जो सेवा सदन प्रेमचंद का उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है, तो बाजारे हुस्न का ये हिंदी रूपांतरण। अगला है सूरदास, है ना, सूरदास ये प्रेमचंद के उपन्यास का रंगभूमि का पात्र है। क्या? सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। पूछेगा कि सूरदास जो प्रेमचंद के उपन्यास कौन से उपन्यास के पात्र हैं, तो सूरदास ये आपके रंगभूमि का पात्र है। अगला दिया गया है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि नाम दिया है। तो चौगाने हस्ती का हिंदी में नाम क्या है? रंगभूमि। किसने दिया है? तो प्रेमचंद ने। अगला आपसे दिया गया है गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास का जनक माना जाता है, जासूसी उपन्यासकार माना जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र कृत जो चंद्र हसीनों के खातूत पत्रात्मक विधि का प्रथम उपन्यास है। मतलब पत्रात्मक विधि का प्रथम उपन्यास कौन है? तो चंद्र हसीनों के खतूर। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना का नाम क्या है? मैला आंचल। ये हिंदी साहित्य जगत का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, या जन्मदाता या प्रवर्तक माना जाता है प्रथम आंचलिक उपन्यास। अगला है मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिदास वाया बाईपास के लिए अलका सरावगी को 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ ही में यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो भी आपने पीडीएफ पढ़ा है ना, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर में मौजूद है। तो वहां पर आप लोग जाइएगा, कुछ फ्री पीडीएफ है, कुछ वीडियो भी हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये पीडीएफ भी लेना है तो मात्र यहाँ पर 49 रुपए में हिंदी साहित्य की कंप्लीट आपके यहाँ पर थ्योरी होगी इसी प्रकार से, और कम से कम आपके यहाँ पर 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देव जीके ट्रिक ऐप है, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है, और एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे यहीं से आपके मिल जाते हैं, क्योंकि जितने भी हमने रचनाएं रखा है वो बार बार पूछी गई रचनाएं आपकी हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।